नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज घटना चक्र ज्योग्राफी का जो है 8वां सीरीज चलाने जा रहा हूं और इसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। ब्रह्मास्त्र अर्थात आज के समय में चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, जिसको क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना जरूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम कंसेप्ट पे भी बात करेंगे जहां पे जरूरत होगा, और उसके साथ अधिक से अधिक फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स में जरूरी होता है उस पर भी बात करेंगे। और यह एक प्रकार के पीवाईक्यू सीरीज भी है। पीआईक्यू जिसमें यूपीएससी अलग अलग स्टेट में आए हुए क्वेश्चन और साथ ही साथ जो है यूपीएससी के भी क्वेश्चन जो 1990 से 2025 तक क्वेश्चन को हम इसमें एनालाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, घटना चक्र से लगभग अगर आप क्वेश्चन को देखें तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है घटना चक्र से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको जो है घटना चक्र पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे जो है कुछ एलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे, कुछ इलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे। और उसमें हम आपको यह बताएंगे कि क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए वहां पे कोई फैक्ट नहीं आ रहा है तो भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करते रहेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। और यहाँ से जो है आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट का भी घटना चक्र का इसी तरह सीरीज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए अपने क्लास पे चलते हैं। राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसले की रोशनी कभी कम नहीं होती। जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, उनके कदमों को कभी थकान नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अपने कदमों को इसी तरह बढ़ाते रहें, मंजिल की तरफ बढ़ते रहें और हमारी टीम आपके मंजिल को पहुंचाने तक पूरा सहयोग करेगी। और इसके साथ ही साथ जो है आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें और अपने मम्मी पापा के नाम रोशन करें और उनके बच्चों को जो आपको इतनी मेहनत के साथ पढ़ा लिखा रहे हैं, आप उनके सपनों को जो है साकार करें। इसके साथ जो है हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे। और यूपी पीसीएस भी एग्जाम आ रहा है तो आप उस पर जो है फोकस बनाए रखें। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपनी क्लास पे। आज का पहला टॉपिक है दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं से भी जो है कभी कभी यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। तो हम यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स में जरूरी होगा हम उसी पे डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है जो क्वेश्चन जरूरी है जहां से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक आपदा में जो है भूकंप से जो है कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। मैप में जो अति मैप में जो है, एक मिनट, मैप में जो 5 जोन है, अति तीव्रता वाला क्षेत्र जोन कहलाता है। ये 5 जोन जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और ये खासकर जो है ये पूरा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल के साथ लगा हुआ सीमा, उत्तर प्रदेश के सीमा, और ये पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर क्षेत्र इसमें आते हैं और गुजरात के भी क्षेत्र आते हैं। तो आप इस मैप को देख के एक माइंड मैप बना लीजिए कि कौन सा क्षेत्र जो है किस एरिया में है। तो आप माइंड मैप ही बना लेंगे तो यहाँ से आप क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम तीव्रता वाला 4th जोन होता है। 4th जोन भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के इलाका राजस्थान उत्तर प्रदेश वाला मध्य प्रदेश में भी है। तो आप यहाँ मैप देख लीजिए। तो मैप में देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा एरिया कौन सा जोन में आता है। ठीक है, तो भूकंपी जोन में जो है 4 जोन है इस समय। एक सेकंड अल्प तीव्रता क्षेत्र जोन, और 3rd जो है मध्य तीव्रता वाला जोन, और 4th जो है गहन तीव्रता जोन, और 5वां जो है अति प्रचंड तीव्रता जोन। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। इसको जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतने ही हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसे आपका ये 4th जोन है, कहाँ कहाँ पे मतलब ये इसका एरिया कहाँ पे है। तो ये देश की दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदानी क्षेत्र और शेष हिमालय, गुजरात और महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, सिक्किम इस क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र में लगभग 17.3% एरिया कवर करता है। 3rd जोन में जो है लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी वाला क्षेत्र जो है इसमें आ जाता है। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा के मैदानी दक्षिणी भाग इस क्षेत्र में आ जाते हैं और ये लगभग 30% एरिया कवर करता है। सेकंड जोन में जो है ये कहाँ पर आता है, ये ज्यादातर ये प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसमें आता है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है, तो ये एरिया इसमें कवर करता है। आगे देखते हैं। तो ये मतलब एरिया जो हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ से कवर करता है, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। वहां पे जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, आप वहां पे चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, वो जो उसका सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जब हम आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो वो सारे फैक्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ? तो एलिमिनेशन ट्रिक का सबसे पहला फार्मूला आप ये देखिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उस कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन करें। तो इसमें कीवर्ड्स जो है सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो वह क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल तट है। 26 जनवरी 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश का तट, ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय आया था। लेकिन आज के समय में भी इस तरह से जो भी चक्रवात कौन से तट पे आ रहा है, आप इस पे नजर बनाए रखिए। तो यहाँ से ज्यादातर चीजें जो है करंट से क्वेश्चन बनाता है। कभी कभी जो है उसके मूल से भी क्वेश्चन बना लेता है, कौन सा जोन किस प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो हुदहुद जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात 2014 में बंगाल की खाड़ी में आया था और आंध्र प्रदेश तटीय उड़ीसा के तट से टकराते हुए देश के आंतरिक भाग में प्रवेश किया था। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित हुआ था। आगे देखते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में है। सुनामी वार्निंग सेंटर, जिसका सही नाम इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, इसका प्रचालन 2007 में हैदराबाद में किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत ही जरूरी है, आप इस फैक्ट को ध्यान दीजिए। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे 1905 में शिमला और 1908 में पुणे और 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्राकृतिक आपदाएं और कौन से प्रदेश में कौन सा चीजें आता है, तो इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो पहला है बाढ़। बाढ़ जो है कहाँ पे आता है? बाढ़ आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में जो है ज्यादा एरिया प्रभावित होता है। ठीक है, और भूकंप जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? भूकंप आपका हिमालय के गिरिपति क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक अगर 3 करेंगे तो 1 का 3 दो विकल्प में है, और बी का 1 करेंगे, बी का 1 भी इसमें है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सूखा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सूखा सबसे ज्यादा मध्यवर्ती भारत जो है मध्य प्रदेश वाला एरिया, राजस्थान का एरिया इसमें जो है कवर करता है। तो सी का 4 हो जाएगा। चक्रवात जो है, चक्रवात तटीय क्षेत्र में आएगा, जहाँ पे समुद्री क्षेत्र है। तो झारखंड उड़ीसा का तट जो है इससे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 338 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, जिसमें 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश, 43 स्टेशन बिहार के साथ दूसरे स्थान पे है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपथ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र है। चक्रवात तो जो है तटीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, पूर्वी मध्य भारत, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। उड़ीसा राज्य में चक्रवात अति आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक। आगे देखते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो हिमालय में जो है भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो ये कथन है। दूसरा कथन, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है।
तो ये भी कथन जो है दोनों कथन जो है देखते हैं क्या है इसका। दोनों कथन सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि वहां पे जो है पौधों का कटाई हो रहा है और साथ ही साथ मकान जो है सड़कें बनाए जा रहे हैं तेजी से, तो इसलिए भूस्खलन की स्थिति वो जो है काफी तेजी से आ रहा है। और इसमें प्रमुख कारण में जो है भूकंप की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क बांध बनाने, मानवीय क्रियाकलापों को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ सड़क बांध का निर्माण, खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिसके कारण ये भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो उसका कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। ठीक है, समुद्र में अधिक गर्मी आता है, गर्मी होता है, तो जिसकी वजह से जो है चक्रवात बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु, श्रीलंका को जनवरी मार्च के मध्य बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जून सितंबर के मध्य में चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होता है, जिससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून के पश्चात दक्षिण बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कथन कारण है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। तो ये कथन सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में आता है। तो ये भी कथन सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों में अधिक प्रभावित होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण अधिक निम्न दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है। अगला देखते हैं, पहला कथन है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में जो है अधिक भूकंप होने की स्थिति है। बिल्कुल सही है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये भूकंपी क्षेत्र आने की संभावना भी है। और ये भूगर्भीय वैज्ञानिक के अनुसार कोयना के नीचे भ्रंश जोन जलाशय के जलभराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है। इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं इन सारे विकल्प में उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिसके कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। देश के सबसे पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? लातूर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला, ये सारे जोन तो आपको हम पहले ही बता दिए थे, इस जोन को देख लीजिएगा, कौन से जोन में कौन सा मतलब जो है कौन सी इंटेंशन का भूकंप आता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक साइड नगर है, दूसरा जो है भूकंपी जोन है। ठीक है, तो भुज में वैसे पांचवा क्षेत्र जो है, पांचवा जो सबसे डेंजरस है, वह इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं पांचवा नंबर दिया नहीं है, तो आप इसको जो है 4 मान सकते हैं, 4 उससे थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये जो है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने यूपीपीसीएस ने इसको जो है अपने मूल्यांकन से हटा दिया था, तो हम आपको डायरेक्ट इस पे डिस्कस कर लेते हैं इसके पॉइंट्स पे। भुज में जो है देखिए यहाँ पे 5वां नंबर का जोन आता है। हैदराबाद में सेकंड जोन स्तर का इंटेंशन वाला भूकंप आता है। श्रीनगर में 5वें क्षेत्र का,
चेन्नई में भी तीसरे क्षेत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटी की गहराई कम हो गई, तो ये भी पॉइंट सही है। और एक दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ठीक है, जहाँ पे बाढ़ बाढ़ वहीं पे आता है जहाँ पे जो है गाद गाद जो है काफी मात्रा में निक्षेपण होने लगता है, तो दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। आगे हम देखते हैं। तो ये वही बातें हैं इसमें जो हम आपको डिस्कस किए क्वेश्चन में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है बिहार है। ठीक है, बिहार में जो है सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? ये पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्र खतरे की गंभीरता के आधार पर बहुत उच्च मध्यम निम्न और बहुत निम्न क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। राज्य का पूर्वी आधा क्षेत्र अधिक बाढ़ संवेदनशील है। ठीक है, जहाँ पे बाढ़ हमेशा बराबर आता रहता है। आगे देखते हैं कौन सा कथन सही है। सबसे पहले एलिमिनेशन ट्रिक में आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें कि उसमें पूछा गया है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों को करती है। बिल्कुल करती है। प्राकृतिक आपदाएं जो है जहाँ पे विकासशील देश जो है वहाँ पे इंफ्रा वगैरह कमजोर होता है और वो निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बनी रहती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित, बिल्कुल मानव निर्मित है। भारत आपदा युक्त देश है। भारत आपदा युक्त देश है, बिल्कुल है। भारत में जो यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, भारत जो है उसमें आपदा आती रहती है। मैग्रो चक्रवातों का प्रभाव, मैग्रो जो होता है वन चक्रवातों के प्रभाव को कम कर देता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें तो जो है चारों ऑप्शन सही होने चाहिए, लेकिन इसमें कहीं विकल्प दिए नहीं है, तो इसको जो है यूपीपीसीएस ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तो इसको हम जो है चारों आंसर इसमें सही मान लेते हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक आपदा के कारण विकासशील देशों में अधिक आता है चक्रवात प्राकृतिक आपदा, और इसके साथ भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थे। ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनाइड, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा गैस जो है वहां पे लीक हुआ था, इसके बारे में भी पूछता है। नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण लगभग हजारों लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। मैग्रो वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों को प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, तो इसमें चारों विकल्प सही थे। आगे देखते हैं। भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील सुभेद देश है। यूएनडीपी ने भारत को विश्व के 10वां सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों देशों में से एक घोषित किया है। ठीक है, तो उल्लिखित है भारत आपदा युक्त देश है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हालांकि ये इसका जो अंग्रेजी वाला पॉइंट्स है, और साथ ही साथ दोस्तों जब आप क्वेश्चन को करिए तो आप कई बार जो है हिंदी वाला वर्ड्स उसमें गलत होता है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। कमीशन जो है ज्यादातर इंग्लिश वर्जन को ही मान के चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्जन, इंडिया इज डिजास्टर फ्री कंट्री, तो इंडिया डिजास्टर फ्री कंट्री नहीं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिजास्टर फ्री कहा है और यहाँ पे डिजास्टर युक्त देश कहा है, तो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट हैं, तो इसलिए तीसरा पॉइंट असत्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1, 2, 4 सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। बाढ़ सबसे अधिक कहाँ पे आता है? बाढ़ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, भूकंप सबसे अधिक हिमालय के क्षेत्र में आता है, और सूखा जो है सूखा पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र में आएगा। सुनामी भारत के तटवर्ती क्षेत्र में, तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वही सारी बातें यहाँ पे भी है जो हम आपको क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। आगे हम देखते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो ये अरब सागर में आया था। ठीक है, समुद्री तूफान तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ये 2021 गुजरात के तट से टकराया, तो यहाँ से
चक्रवात से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो करंट से संबंधित रहता है, तो करंट्स पे भी आप नज़र बनाए रखें। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी का चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। आगे देखते हैं। स्थानीय तापांतर और उत्तर पूर्वी हवाएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय तापांतर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण स्थानीय तापांतर है। ठीक है। हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? ओखी चक्रवाती तूफान जो 2017 में भारत के तट पर टकराया था। ठीक है। तो ये सब करंट है, करंट से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कौन चक्रवात नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? तो ये है फेंगल। तो दोस्तों ये करंट तो पूछता ही है, और साथ ही साथ जो है कई बार कमीशन जो है पुराने चक्रवात को जो है मैचिंग के लिए दे देता है। एक साथ जो है एक साइड जो है राज्य प्रभावित दे देगा, कौन कौन से राज्य और कौन कौन सा चक्रवात वहां पे आया था। तो इसलिए जो है आप पुराने चक्रवात के बारे में भी थोड़ा सा नजर बनाए रखिए। ठीक है। दिसंबर 2024 की शुरुआत में चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम में उत्पन्न होकर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए उत्तरी तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के तटीय भागों को प्रभावित करते हुए पार किया। आगे 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिम तट पर आया था? तौकते। ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी। मिट्टी में जो है सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। काली मिट्टी का एरिया तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुजरात से लेकर राजस्थान का एरिया, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग आ जाएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ एरिया, तेलंगाना का। तो ये सब एरिया जो है आप देख सकते हैं, यहाँ झारखंड उड़ीसा के कुछ एरिया, तमिलनाडु का कुछ एरिया। तो यहाँ पे आप माइंड मैप एक तरफ से बना लीजिए और वहां से जो है आपको क्वेश्चन करने में जो है आसानी होगा। ठीक है। क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन बात करेंगे, तो वो सारे फैक्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो कौन सा है? रेगुर मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्न में से किसके अपक्षय से हुआ है? तो ये है बिदरी फीसर ज्वालामुखी चट्टान के कारण। ठीक है। रेगुर किसका नाम है? ये काली मिट्टी को ही रेगुर बोलते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रेगुर या रेगड़ कहते हैं, या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में मिलता है। महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। आगे देखते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। काली मिट्टी, काली कपास मिट्टी में किस नाम से जाना जाता है? रेगुर के नाम से। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टी काली मिट्टी होती है, तो दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टी काली मिट्टी बिल्कुल होता है। उसमें ह्यूमस की मात्रा, उसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी में रेगड़ या रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत की निम्न मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक है? रेगड़ मिट्टी। आगे देखते हैं। जो फैक्ट रिपीट रहेगा उस पर हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। और उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नहीं, अभी जस्ट हम आपको बताएं इसके पहले जैव तत्व उसमें जो है कम पाया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाए। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता भी पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस चिपचिपा हो जाती है, सूखने पर आकुंचित दरार युक्त हो जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला
से हल्का काला चेस्टनट की तरह होता है। समानता इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। आगे देखते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। बिल्कुल, उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की मात्रा जो है अधिक होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, देश की मिट्टियां, निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? उसी को, कपास वाली काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त? वही काली मिट्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं, लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। आगे देखते हैं, इस मृदा की को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक सकती है। वह कौन सी मिट्टी है? वह आपकी काली मिट्टी है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात कर लिए थे। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपा हो जाती है, सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए यह इसकी सतह जुताई जैसा फील हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को कौन सा सही नहीं है? कीवर्ड्स को पहले अंडरलाइन करें। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये तो सही है। क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। आगे देखते हैं, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण क्षमता की उच्च क्षमता होती है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला लेटराइट मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। लेटराइट मिट्टी का एक माइंड मैप बना लीजिए पहले, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। लेटराइट मिट्टी यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी, उड़ीसा और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ मेघालय में भी पाया जाता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो फैक्ट अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही को जो है सबसे पहले अंडरलाइन करें। ठीक है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। और वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी कोई भी स्टेटमेंट में सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ वर्ड दे देगा, ये इसमें पाया जाता है, वो उसमें नहीं पाया जाता, तो स्टेटमेंट ज़्यादा संभावना रहता है गलत होने का। ठीक है, तो ये एलिमिनेट करने का एक सही तरीका है। उनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विकास हुआ है। तो जहाँ पे कोई भी मिट्टी और उसका स्थान दे दे, लोकेशन दे दे, तो वहाँ पे भी जो है आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, वहाँ पे जो है गलत होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी हम इसको गलत मानते हैं। इन मिट्टियों में टेपियोका, काजू की अच्छी खेती होती है। तो ये मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी में टेपियोका और काजू की खेती काफ़ी होती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दो स्टेटमेंट अगर काट देंगे और एक चार सही है, तो एक चार सी में सही है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी समानतः लौह, एल्युमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टेपियोका, काजू की आदि की खेती होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट जो है शायद गलत है, देखते हैं।
तो इसमें जो है गलत है, तो इसका केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लैटराइट मिट्टी मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा होने के कारण तीव्र उपक्षालन या निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय और छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान भारी वर्षा वाले में होता है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, ये कमी नहीं बल्कि ये ज्यादा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लैटराइट मिट्टी एक चट्टान दोनों है जो लोहे एल्युमिनियम में समृद्ध है। इससे आमतौर पर गर्म, गीले, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गठित माना जाता है। यह मिट्टी अंतर्निहित मूल चट्टान के गहन और लंबे समय में तक अपक्षय द्वारा विकसित होता है। आमतौर पर जब उच्च तापमान और वैकल्पिक गीली शुष्क अवधि के साथ भारी वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न कथनों में कौन सा भारत के लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह नमी पोषक, अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं लैटराइट मिट्टी जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहां पे पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। भारी वर्षा के कारण यहाँ मृदा निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। ठीक है, मृदा के ऊपरी भाग में लौ एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है और इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, पोटास, जैविक पदार्थ जैसे तत्वों की कमी होती है। ठीक है, इस मृदा की प्रमुख विशेषता सूखा होने पर ईंट के समान कठोर, भीगने पर मुलायम और फिसलने वाली हो जाती है। यह मिट्टी नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा कारक नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता जो है कम होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटराइट प्रकार की है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, लैटराइट मिट्टी बताएं आपको भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अपक्षालन से निर्मित होता है। यह केरल, पूर्वी तमिलनाडु के उड़ीसा, छोटा नागपुर, पूर्वोत्तर मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग लाल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं लैटराइट मिट्टी क्या है, महाराष्ट्र में जो है मिलती है। आगे हम देखते हैं लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक विस्तार केरल, मालाबार तटीय, उसके बाद महाराष्ट्र में। चूंकि विकल्प में केरल नहीं था इसलिए महाराष्ट्र हो जाता। लैटराइट मिट्टी का प्रधान सबसे ज्यादा मालाबार तटीय क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिकम, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, वो है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, आगे देखते हैं दोमट और या जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोमट या जलोढ़ मिट्टी का एरिया आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब वाला क्षेत्र है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ एरिया, राजस्थान, गुजरात का एरिया, उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम क्षेत्र है, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो बेसिन है, मैदानी क्षेत्र है, वो पश्चिम बंगाल का जो है कुछ एरिया इसमें कवर आता है। और ये तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है वो भी इस मिट्टी से युक्त है। आगे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है जो फैक्ट जरूरी होगा वो डिस्कस हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित 4 कथन में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन इसमें क्या है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है।
परंतु इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। भारत के 45.6 जो है प्रतिशत भाग जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चोपन, ऊसर और कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा इसका निर्माण होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। नवीन जलोढ़ या खादर इसको बोलते हैं। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परतों का जमाव होता रहता है। और प्राचीन जलोढ़ भी बोलते हैं या बांगर इसको बोलते हैं। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। ये बांगर खादर स्वरूप में होते हैं, बिल्कुल सही है। यह मृदा देश के कुल क्षेत्र का 40% भाग जो है कवर करता है। तो 40% भाग जो है लगभग कवर करता है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक, फास्फोरस की मात्रा जो है कम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। तो इसमें जो है चारों विकल्प सही हो जाएंगे, डी सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान, नदी, घाटी के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। निक्षेपित मृदाएं जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40%, ठीक है, भाग को ढके हुए हैं। गंगा के ऊपरी मध्यवर्ती मैदान में खादर बांगर नामक दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाले नए उपजाऊ जलोढ़ को खादर कहते हैं, जबकि बाढ़ के पहुंच से दूर पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। समानतः इसमें पोटास की मात्रा और अधिक फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा? ये तो वही है, जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी। कछारी को ही जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह 45.6% भागों में 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम के विशाल मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी कछारी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है। इन मिट्टी का रंग पीला, रक्त, भूरा पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जलधारण क्षमता सबसे कम होता है? सबसे कम जलधारण क्षमता जो है बलुई दोमट मिट्टी में होती है। बलुई दोमट मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। ठीक है। दोमट लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी में जो है आपका सभी 500 कण, सभी प्रकार के इसमें कण पाए जाते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40%, मिट्टी का क्ले की मात्रा 18%, बालू कण 500 कण, सिल्ट की मात्रा 42% होती है। मिट्टी से संबंधित अन्य क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये माइंड मैप आप इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको बना सकते हैं माइंड मैप, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे ज्यादातर पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। ठीक है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाएंगी, जलोढ़ मिट्टी। और लाल मिट्टी जो है जहाँ पे बारिश ज्यादा होता है वहां पे पाई जाएंगे। काली मिट्टी जो है आपका बेसाल्ट चट्टान से, ज्वालामुखी वाले से प्रभावित एरिया जो होते हैं, महाराष्ट्र और ये पूरा एरिया, गुजरात का भी एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया जो है, काली मिट्टी वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी भी जो है जहाँ पे बारिश अधिक होती है, मेघालय और इन सब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि तक क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। बलुई मिट्टी आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का एरिया है काफी बड़ी मात्रा में। तो इस तरह से आप एक माइंड मैप बना लीजिए, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो वहां पे अधिक समझ में आएगा। ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र अधिक है। ठीक है। काली मिट्टी आप राजस्थान को, महाराष्ट्र आप लगा सकते हैं। ठीक है। एक का 2 अगर करेंगे तो एक का 2 जो है केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक। और लाल काली जलोढ़ मिट्टी बता दी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल कहाँ पाई जाती है आंध्र प्रदेश, मरुस्थली राजस्थान में। आगे देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। पश्चिमी राजस्थान में किसकी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, श्री गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले आते हैं। इन जिलों की मिट्टी चूना, कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणी प्रकार की होती है, अतः इस प्रकार की मिट्टी को कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। वो फसल आपका मटर है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि हैं। ठीक है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। आपका उड़द हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी इसका जो है हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग का प्रमुख कारण क्या होता है। फास्फेरिक ऑक्साइड की इसमें अधिकता होती है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायुवी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्रिस्टली, आग्नेय एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं विभोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली रूप में दिखाई देती है। ठीक है। 2 कथन दिए हैं। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह में पाया जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्वी उत्तर दिशाओं में घेरे हुए हैं। तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये दूसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लाल मृदा जलोढ़ मृदा के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह। यह देश का लगभग 10.6% क्षेत्र पे कवर करता है। इसका विस्तार पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार पर है। काली मिट्टी का विस्तार दक्कन के पठार में पाया जाता है। ठीक है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व उत्तर दिशाओं में घेरे हुए। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सी है। जस्ता। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस वर्ड को अंडरलाइन करिए, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हिमालय की मिट्टियों में प्रचुर ह्यूमस नहीं पाया जाता है, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव होता है, जबकि हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। आगे देखते हैं, करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए पाई जाती है। ये कहाँ पे होता है, कश्मीर हिमालय में। जेफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी बुदूर में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है। ठीक है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर के लिए। ठीक है। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है। करेवा जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो वह है चिकनी मिट्टी में।
चिकनी मिट्टी में जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इस मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से अधिक गाद, 50% तक मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? वो है मृतिका में। ठीक है, मृतिका का व्यास 0.22 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर के मध्य में होता है। महीन बालू एवं रेत का व्यास जो है 0.05 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिट्टी अधिकांश भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। आगे देखते हैं। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। ए में क्या था? यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक कान्हर मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मटासी मिट्टी को लाल मिट्टी या पीली मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली है। यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों में पाई जाती है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे अधिक पाया जाता है। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड जो है इसे पीला रंग कर देता है। धान इसके लिए जो है उपयुक्त मृदा है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? सबसे पीएच कम मान किसका होता है? भाठा मिट्टी। इसके पीएच मान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहां की मिट्टी के संगठन के आधार पर विविधता है। इस मिट्टी के समान विवरण के आधार पर भाठा मिट्टी लैटराइट का पीएच मान सबसे कम होता है, जो 6.5 है, जो कि अम्लीय प्रकृति के है। यह मिट्टी निछालित है। भाठा मिट्टी उच्च भौगोलिक क्षेत्र में है। यह बनावट में रेतीली दोमट से लेकर बजरी वाली रेतीली मिट्टी लाल पीले रंग की ज्यादातर बंजर भूमि है। ठीक है, आगे जो है अम्लीय या क्षारीय मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित ऊसर मिट्टी का संबंध कौन सी मिट्टी से है? इसमें देखिए, चूने का प्रयोग कर इसे सुधार किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है। बिल्कुल सही। तो 2 या 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नत्रजन, जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम, ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर, ऊसर धान फर्स्ट और ऊसर धान सेकंड आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग कर ऊसर मिट्टी के प्रचुर उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं। सामान्य फसलों उगाने के लिए उर्वर मिट्टी का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वो लाइम का उपयोग। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः इसमें लाइम का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर वह समान फसलों कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय भी होगा और या क्षारीय ज्यादा होगा तो दोनों स्थिति जो है कृषि के लिए उपयोग नहीं होता। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। ठीक है, क्षारीयता को मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लिंचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता, क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है?
तो वो क्या है, जिप्सम। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, गुजरात राज्य, हरियाणा, और कहाँ पे पाया जाता है, पंजाब राज्य, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात का क्षेत्र जो है 54,54,10,10,4,लाख 5,41,430 तक है। हरियाणा जो है 1,83,399 है। पंजाब 1,91,717 है। उत्तर प्रदेश 1,34,000 नहीं, ये 13 लाख है, 13,46,971 में 71 जो है हेक्टेयर है। ठीक है। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। गुजरात में जो है सबसे ज्यादा लवड़ी पाया जाता है मृदा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात का जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर पे हरियाणा, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, अभी आपको बताया। मृदा की लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ठीक है। मृदा का लवड़ी भवन, जिसको सैलाइन बिल्डिंग बोला जाता है, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अभिकथन। भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो फसलों की खेती के लिए जो है उपयुक्त नहीं होता, बिल्कुल सही। लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु, खराब जल निकासी होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं, तो सी सही हो जाएगा। भारत में लवड़ी मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात में अधिकता पाई जाती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु, खराब फसल जल निकासी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकास की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों में लगाया जाता है। मृदा अपरदन और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किन क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ठीक है। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन सर्वाधिक क्षेत्र कौन कौन से है? चंबल, यमुना नदी का खात भूमि क्षेत्र, पश्चिम हिमालय का गिरपत क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में जो शामिल है, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी क्षेत्र का मालवा पठार वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का शुष्क क्षेत्र है। आगे देखते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? वो है चंबल घाटी। मध्य प्रदेश में किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या अधिक है? मुरैना। मध्य प्रदेश में चंबल नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिलों की अधिकांश भूमि बीहड़ बंजर हो गई। ठीक है। चंबल घाटी के खो खंडों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? वो है अवनालिका। मृदा अपरदन की मानचित्र देखने से स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खो खंडों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण होता है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? मृदा अपरदन की अवनालिकाओं में इसका प्रक्रिया जो है कौन सा सही है? इसका प्रक्रिया जो है कौन सा सही, इसमें देखते हैं। ये स्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और नालिका अपरदन। तो यही इसका जो है क्रम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये।
ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बौछारी चरण, परत क्षरण, नलिका क्षरण और नालिका क्षरण। आस्फाल अपर्दन जो है वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आस्फाल या बौछार या बूंदाघात अपर्दन के नाम से जाना जाता है। परत अपर्दन क्या होता है? जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। रील अपर्दन जब मिट्टी में छोटी या कम गहरी नालियां बन जाती हैं। और नालिका अपर्दन जब रील अपर्दन की नालियां बड़ी विस्तृत हो जाती हैं। ठीक है। धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें और इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम को सही व्यवस्थित करें। तो सही व्यवस्थित देखिए इसमें अवनालिका क्षरण, बौछारी क्षरण, नलिका क्षरण और परत क्षरण। तो इसमें सबसे पहले बौछारी क्षरण हो जाएगा, उसके बाद परत क्षरण आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है नालिका, फिर अवनालिका आएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्र रूप से होता है? सोरघम जो है उसको उगाने से अपर्दन अधिक होता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। विश्व वन्य जीव कोष के विश्लेषण के अनुसार सोरघम ज्वार जो होता है किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। ठीक है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो ये बीज संशोधन। बीज संशोधन विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा किंतु मृदा की उर्वरता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। फसल चक्र आवश्यक होता है। फसल चक्र किस लिए आवश्यक होता है? मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। आगे देखते हैं। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल बोने से वहां की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र और फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करें। तो इसमें सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायु रोध। तो इसमें जो है ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट सही होगा। ये वेदिका का निर्माण भी सही होगा, 4 और रोज सही होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें वेदिका कृषि, वनोन्मूलन और उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है। भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन, वनस्पतियों का नाश किया जाता है, वहां मृदा अपरदन बहुत अधिक हो रहा है। इसका कारण कि वहां पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहते हैं, जिससे जल और वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे देखते हैं। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण से द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उनकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपाय हैं। वृक्षारोपण, सोपानी अथवा समोच्च-रेखी कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरण कृषि पर रोक लगाना और साथ ही साथ मेड़बंदी करना। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे? वनारोपण से। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायक कर सकती है? तो जल संरक्षण के सहायक में कौन कौन से होते हैं? भूमि की कम या शून्य जुताई। भूमि की कम या शून्य जुताई करेंगे तो मृदा संरक्षण होगा बिल्कुल। खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी सही है। और फसल अवशेष को खेत में ही रहने दिया जाए, ये भी सही। तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर
डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर जरूर दबाएं और अपने मित्रों से भी शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।